साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने काफी मेहनत करते हुए एक अभियान चलाया। सर्चिंग अभियान के दौरान सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ के जवानों ने एक सुरंग का पता लगाया है। बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा है कि भूमिगत सुरंग को एक गश्ती दल ने खोजा है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि यह सुरंग भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ जंगली झाड़ में खुली है। इस सुरंग का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसे, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास नगरोटा टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ में मारे गए थे। अभी इस मामले में और भी जांच जारी है। मौका वारदात पे जो हमें एविडेंस के बिट्स एंड पीसेस मिले थे, उनको बहुत बारीकी से जोड़ते हुए हमारी तफ्तीश की टीम ने काम करना शुरू किया और उन जो एविडेंस की पीसेस को जोड़ के हमें यहाँ तक का रास्ता पता चला, वे पॉइंट्स पता चले जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने हाईवे तक वो पहुँचे थे। तकरीबन 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो वन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं जहां पे एनकाउंटर हुआ है। तफ्तीश इसमें जारी है और भी कई किस्म की टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह आई हैं जिस पे और जांच हो रही है। मजीद खुलासा इसके बाद। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है और एक बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मैं कहता हूँ कि जे.एंड.के पुलिस, इंटेलिजेंसीज और बीएसएफ के बीच में ये बहुत बड़ा तालमेल को दर्शाता है। बहुत टाइमली हमारे साथ में इंफॉर्मेशन शेयर हुई और बहुत टाइमली हमारे ट्रुप्स जो हैं वो रिएक्ट किए हैं और हम लोग इससे पहले कि और नुकसान पहुंच सके हमने इस टनल को डिटेक्ट कर दिया। तो सर क्या है इसका टनल का? ये करीब 150 मीटर है, 160, 150, 160 मीटर के आसपास में पाकिस्तान टेरिटरी से। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। उसके पास में बाउंड्री पिलर नंबर 179 है, 189, उसके करीब 30-40 मीटर अंदर से ये टनल स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसका एग्जिट है। तो अभी जो नगरोटा में जो मारे गए वो उसी टनल से वो हो गया है कि बिल्कुल ये ही लगता है कि ये यहीं से क्रॉस हुए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश टनल है। वो आतंकी जो गिनती में 4 थे मगर 14 वेपन लेके जा रहे थे और बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव मटेरियल और ग्रेनेड लेके जा रहे थे, जिनको वहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। उसके जो भी सुराख मिले उनके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आईजी जम्मू की क़यादत में काम कर रही थी और उस तफ्तीश के दौरान जो सुराख इनको मिले कि क्रॉसिंग कैसे हुई कैसे नहीं हुई। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से कई दिन पहले आतंकी पकड़े गए, उनके जो निशानदेही है, उनसे जो भी सामान बरामद हुआ, उसके आधार पर ये सुरंग, ये बड़ा खुलासा आज हुआ है। करीब 150 मीटर की ये सुरंग बताई जा रही है। इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? जी देखिए, जिस तरह से 4 आतंकी जो है जैश ए मोहम्मद के वन टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ में मारे गए, उनसे जो नक्शा बरामद हुआ है उसी के मुताबिक जो है सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल की है और सांबा के पास एक जो है टनल मिली है जिससे आतंकियों ने घुसपैठ की है और घुसपैठ करने के बाद वो वन टोल प्लाजा के पास पहुंचे और वहां मुठभेड़ में वो मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार जो है आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। कभी टनल्स के जरिए और कभी हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। तो इसको लेकर पाकिस्तान के साथ कई बार आपत्ति भी जताई गई है। हालांकि पाकिस्तान लगातार सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन आतंकियों की घुसपैठ के लिए एलओसी के ऊपर फायरिंग कर रहा है, कभी आईबी के ऊपर फायरिंग करता है ताकि आतंकी जो है घुसपैठ कर पाए। ये जो टनल मिली है ये पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका पड़ता है और ये टनल वहां से सांबा के इलाके में निकाली गई है और बिल्कुल बॉर्डर के पास ये टनल जो है वो मिली है और इसी टनल के जरिए हालांकि जो आतंकी हैं उन्होंने घुसपैठ की और बड़ी संख्या में जो है भारी मात्रा में हथियार भी अपने साथ लाए थे। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान डीडीसी के इलेक्शनों में कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था
तो हालांकि समय रहते सुरक्षा एजेंसी को जो इनपुट मिल रहे थे उसी के आधार पर कार्रवाई की गई और उनको एक कामयाबी भी मिली। लेकिन पाकिस्तान कहें तो लगातार टनल्स के जरिए, खास करके सांबा हो, आरएसपुरा हो या फिर कठुआ का इलाका हो, वहां पर लगातार टनल्स के जरिए आतंकियों को इस बार भेजने के लिए लगातार टनल्स का इस्तेमाल करता रहा। और समय समय पर जब बीएसएफ को पता भी चलता है तो जो है कहा जाए तो टनल्स को जो है डिस्ट्रॉय भी किया गया। कई बार डिगिंग मशीन के जरिए टनल्स का पता लगाने के लिए बीएसएफ की तरफ से भी कार्रवाई की गई और कई ऐसी इक्विपमेंट जो बनाए गए ताकि जो टनल्स है उनका पता लगाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब भी आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाती रही है तो खास करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो टनल्स के जरिए ही करवाई गई है, क्योंकि जिस तरह से फेंस का जो सीमा पर जो है कटीली तारों की फेंस लगी है, उससे घुसपैठ करवाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है और इसी वजह से ये नया हथकंडा जो है पाकिस्तान ने अपनाना शुरू किया है। अत्यंत लेकिन रविंद्र, जिस तरीके से दोपहर में हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त ये आशंका हमारे मन में उभरी थी कि कहीं ना कहीं जिस रास्ते से ये जो 4 आतंकी पाकिस्तान से आए, ऐसे ही रास्तों से और भी आतंकी घाटी में हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और संदेह की जो स्थिति वो बनती है, क्योंकि एक सुरंग अभी पकड़ी गई है, इस तरीके की और भी सुरंगें हो सकती। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले सांबा के गलाड इलाके में जो है इससे कुछ दिन पहले ही जो टनल आज मिली है, इससे कुछ दिन पहले ही जो सांबा का गलाड इलाका है वहां पर भी टनल मिली थी और उसमें जो पाकिस्तान निर्मित सीमेंट है उसकी बोरियों के अंदर उसको मट्टी भर के उस बोरियों को से उस टनल का मुंह बंद कर दिया गया था ताकि जो है वो जब भी आतंकी इस्तेमाल करें उन बोरियों को हटाकर फिर वो घुसपैठ कर पाए। तो ये वो भी टनल जो थी वो नहीं निकाली गई थी, लेकिन समय रहते पता चल गया था क्योंकि बारिशें वगैरह हुई थी तो उससे वो टनल का मुंह जो है वो खुल गया था और उसी वजह से उस टनल का जो है पता चल पाया था, क्योंकि बीएसएफ की तरफ से एक एंटी टनल जो है स्क्वाड भी बनाया गया है। वो लगातार इन टनल्स को लेकर जांच पड़ताल करता रहता है समय समय पर, लेकिन पाकिस्तान लगातार खास करके अगर टनल्स की बात करें तो टनल्स को बनाता रहा है। आरएसपुरा के इलाके में भी एक टनल जो है करीब 2 से 3 साल पहले एक टनल बरामद हुई थी, तो इसी तरह से सांबा के इलाके में टनल बरामद हुई थी। और ये टनल्स के जरिए जो पहला मौका नहीं है, पाकिस्तान ने इससे पहले भी टनल्स के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई थी। जो नगरोटा आर्मी कैंप है वहां पर आतंकियों ने हमला किया था और हालांकि उसमें 2 ग्रुपों ने एंटर किया था। उसमें बीएसएफ ने एक ग्रुप को वहीं ढेर कर दिया था और दूसरा ग्रुप जो है वो नगरोटा में सैन्य कहा जाए तो सैन्य ठिकाने पर उन्होंने हमला किया था। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान काफी लंबे समय से इन टनल्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। पाकिस्तान जो है एलओसी के ऊपर बात करें तो एलओसी के ऊपर फायरिंग करता है और ताकि वहां पे घुसपैठ हो पाए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है फायरिंग की आड़ में टनल्स का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों की खेप जो है वो भारत में भेजने की फिराक में रहता है। अतेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, लेकिन जिस तरीके से डीजीपी का जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 4 आतंकी मारे गए लेकिन उनके पास हथियार भारी संख्या में थे, यानी कि जो और बाकी आतंकी जो उनके साथी हो सकते हैं उनके बारे में भी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जितना हथियार आतंकियों के पास से मिला है उससे यही जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ जो है आतंकी अभी भी इलाके में हो सकते हैं या वो घुसपैठ करके कश्मीर घाटी में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से 4 आतंकी जो है वो मारे गए हैं जैश ए मोहम्मद के, उनके पास से 11 AK-47 और 29 हैंड ग्रेनेड जो मिले थे और उसके साथ 3 पिस्टल भी थी। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ और ग्रुप भी उन्होंने एंटर किया होगा और वो कश्मीर घाटी में पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस पर अभी जांच कर रही हैं और उनको खंगाला भी जा रहा है। जिस तरह से कोई मैप मिले हैं या जीपीएस सिस्टम जो है आतंकियों के पास से मिला है, तो वो सारी चीजें जो है अभी काबिले गौर हैं सुरक्षा एजेंसी की और उसके ऊपर जो है जांच चल रही है। जी बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगरोटा में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 4 आतंकी मारे गए थे, उसी पर अब एक ये बड़ा खुलासा हुआ है, सुरंग पाई गई है जिसके जरिए
पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकी भारत में घुसे थे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो पंजाब के किसानों और भारतीय रेलवे की तरफ से पंजाब समेत देश के कई राज्यों के लाखों रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते पिछले 50 दिनों से ट्रेनों का संचालन बंद था, जिसकी वजह से अनेकों ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा था और हर दिन कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ रही थी। लेकिन अब किसानों ने 15 दिन की अनुमति दे दी है। किसानों ने सभी तरह की रेलों का संचालन करने पर अपनी सहमति दी है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि सोमवार से पंजाब की सभी रेलवे लाइनों पर एक बार फिर से ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाएंगी। रेलवे ने ट्वीट करके यह बताया है कि रेलवे तैयारियों में जुट गया है और ऑपरेशन शुरू करने से पहले पंजाब में ट्रेन सर्विस रिस्टोर करने को लेकर के जरूरी मेंटेनेंस और चेक वर्क का काम किया जा रहा है। रेलवे को पंजाब सरकार की तरफ से सूचना मिली है कि पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेनों की सेवा बहाल कर दी गई है और इसके साथ ही ये ट्रैक पूरी तरह से क्लियर है। इन रूट से जाने वाली ट्रेनों का संचालन आराम से किया जा सकता है। ऐसी जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से रेलवे को दी गई है। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? क्या रेल जिस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से किसानों की तरफ से जो राहत दी गई है, क्या उसी तय समय पर रेलों का संचालन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा या फिर देरी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, अगर बात करें रेलवे की तो आज रेलवे की तरफ से पंजाब के जो पंजाब वाले इलाके हैं तो अंबाला रेलवे मंडल की तरफ से उन इलाकों का जायजा लिया गया है कि क्या रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से क्लियर हैं या फिर नहीं। और साथ साथ एक रिपोर्ट जो है रेलवे बोर्ड को भी अंबाला मंडल ने भेज दी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सभी के सभी ट्रैक जो है वो पूरी तरह से क्लियर है। अब किसी भी ट्रैक के ऊपर किसान जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अंबाला मंडल को सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कब इनको रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय जो है वो मंजूरी देता है और उसके बाद पंजाब की तरफ जो मालगाड़ियों की बात करें या यात्री ट्रेनों की बात करें उसकी जो आवाजाही है उसको शुरू किया जाए। क्योंकि अभी जिस तरह से एडीआरएम से हमारी भी बात हुई है तो एडीआरएम ये कहते हुए नजर आए हैं कि फिलहाल शॉर्ट जो टर्म है उसके अंदर ट्रेनों को चलाया जाएगा। पहले प्रशिक्षण किया जाएगा कुछ एक ट्रेनों को चलाकर कि आवाजाही कहीं अवरुद्ध होती तो नजर नहीं आ रही है। उसके बाद नियमित रूप से जो ट्रेनें जिस समय पर चलती हैं उसी समय पर ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। आज सुबह भी रेलवे की तरफ से कुछ छोटे इंजन जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर चलाए गए थे, सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कि रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से क्लियर हैं या फिर नहीं। तो वो सारे फिजिकल वेरिफिकेशन जो है मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट जो है रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। इंतजार है तो रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय की मंजूरी का। वो मंजूरी आते ही जो पंजाब के रेलवे ट्रैक हैं उन पर दोबारा से रेल यातायात शुरू होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल विनीत, रेल मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया है कि जल्द ही रेल सेवा को बहाल कर दिया जाएगा, रेलें जो हैं वो चला दी जाएंगी। लेकिन क्या अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी कि कब तक रेलों का संचालन शुरू हो सकता है? देखिए ट्रेनों के संचालन की बात करें तो कल सुबह से कहा जा रहा है कि ट्रेनों का संचालन जो है वो पंजाब में शुरू हो जाएगा। कल सुबह से यात्री ट्रेनों के साथ साथ मालगाड़ियां जो हैं वो पंजाब के रेलवे ट्रैक जो है उन पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, जिससे पंजाब जो इस वक्त क्राइसिस की स्थिति में है उस क्राइसिस से बाहर आता हुआ नजर आएगा। पंजाब को पर्याप्त मात्रा में रेलगाड़ियों के माध्यम से कोयला जो है उसकी आपूर्ति हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम यूरिया की बात करें वो पंजाब की पहुंच में हो पाएगा। बारदाना जो बाहरले प्रदेशों में पंजाब का पड़ा है वो पंजाब के पास पहुंच जाएगा। यानी इस वक्त जो क्राइसिस की सिचुएशन है पंजाब की, उस क्राइसिस की सिचुएशन से पंजाब बाहर निकल पाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से किसानों के साथ खुद वार्तालाप की थी और 15 दिन का किसानों ने समा दिया केंद्र को भी, और उसी समय के अनुरूप केंद्र भी कहीं ना कहीं किसानों के साथ बातचीत की रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है कि जल्द किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जाए और इस प्रदर्शन की जो लहर है इसको समाप्त कराने की कोशिश की जाए। तो उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो अनुमति दे सकता है। रेल मंत्रालय जो है वो अंबाला मंडल को जल्द ही अनुमति दे सकता है। एडीआरएम का यहां तक कहना है कि देर शाम यानी देर रात तक ये मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद सुबह से ट्रेनों का संचालन जो है वो रेल मंत्रालय शुरू करता हुआ नजर आएगा। जी, लेकिन वहीं अगर बात की जाए किसानों की, क्योंकि किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी धरने प्रदर्शन जारी हैं, उनकी तरफ से सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है फिलहाल? देखिए किसानों की बात करें, किसान पहलकदमी कर चुके हैं। सीधे तौर पर किसान जिस तरह से उन्होंने रेल लाइनों को खोल दिया है और रेलवे के ऊपर से जितने भी धरने किए जा रहे थे रेल लाइनों के ऊपर, उन सभी के सभी धरनों को वापस ले लिया है। तो यहाँ पर किसान जो हैं वो पहलकदमी कर चुके हैं। अब केंद्र की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित करे और उस बैठक में इस आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं किसानों के साथ वार्तालाप करके कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने का
बिल्कुल, यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकालने का ज़रूर कोई ना कोई रास्ता केंद्र सरकार को निकालना होगा, क्योंकि लगातार किसान जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार अगर बात की जाए तो किसानों का संघर्ष जारी है, लेकिन रेलों के मामले को लेकर के अब यात्रियों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश की राजधानी दिल्ली, जहां वायु प्रदूषण की हर साल गंभीर स्थिति देखने को मिलती है, वहीं स्थिति इस बार भी बनी हुई है। लेकिन इस साल कोरोना का कहर भी देखने को मिल रहा है और लगातार मामलों में इजाफा होने के चलते दिल्ली सरकार भी सख्ती बरत रही है। वहीं अब एक और मुसीबत दिल्ली वालों के सामने आन खड़ी हुई है, वो है जबरदस्त ठंड। इतनी ठंड कि रिकॉर्ड ही टूट गए। सुबह शाम दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से भी कम रहा है। सफदरजंग इलाके में 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी यही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। ये धुआं ऐसे जैसे कोई प्रणाली जला रहा हो, कुछ ऐसा कर रहा हो, इस तरीके का। और धुंध भी इतनी है इस वक्त। आपको लगता है परमानेंट सॉल्यूशन जरूरी है कि हर साल यही स्थिति होती है दिल्ली की और ये हर साल ऐसी होता रहा तो हमारे हेल्थ पे असर पड़ेगा? इसका सोल्यूशन सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका सोल्यूशन हो सकता है, यदि चाहे, जनता चाहे तो सोल्यूशन हो सकता है। आंखों में जलन होती है सर, आंखों से पानी बहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो ज़्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ता सर। वही जैसे लोग, अपने बड़े बुजुर्ग की बात करी जी, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं बाहर, अगर अब देखा जा रहा है कि लोग बहुत कम निकल रहे हैं जी, और फ्रेश होने के लिए फ्रेश एयर की जरूरत है। तो कितनी दिक्कत आपको लगती है? अगर आप भी मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो बाहर कितना प्रॉब्लम होता है? ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर। ये जैसे क्या है, मान ले बड़े बुजुर्ग हैं, वो बाहर निकलते हैं, स्वच्छ वातावरण होगा, शुद्ध हवा होगी तो उनको परेशानियों का सामना नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से? क्योंकि लगातार जिस तरीके से वायु प्रदूषण की बात करें तो उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है और अब तीसरी समस्या प्रचंड ठंड। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली की कहीं ना कहीं जो कोरोना की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है, यानी कि कह सकते हैं तीसरा चरण चल रहा है कोरोना को लेकर। मगर बात करें जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के साथ साथ ठंड का भी कहर बरसता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को तिरपा कहते हैं 3 तरफा मार पड़ रही है। क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है और तीसरी तरफ
कहीं जो ठंड का कहर पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा उन गरीबों को पड़ रहा है जो सड़क के किनारे रहने को मजबूर है, या फिर ये कहे रैन बसेरों के अंदर रहने को मजबूर है। क्योंकि दिल्ली सरकार तमाम जो दावे करती है वो कहीं ना कहीं जब धरातल पे बात करें तो जब ठंड का कहर पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो नजारा दिखती है और कहीं ना कहीं जनता जूझती नजर आती है और जनता कहीं ना कहीं एक आस लेके बैठती है कि सरकारें उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं कर पाएंगी। मगर सरकारों की बात करें तो सरकारें सुविधा के नाम पर सिर्फ एक खाना पूर्ति करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी राजीव, ठंड से बचने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन क्या इस बार कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया? दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं जो रैन बसेरे होते हैं उनके अंदर जो सुविधा करवाने की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं करवाते हैं। मगर अब बात करें कोरोना काल की तो कोरोना काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब रैन बसेरों के अंदर जो क्या कहते हैं जो पहले कम से कम 20 लोग रहते थे रैन बसेरे के अंदर, अब वो कहीं ना कहीं 10 ही लोग रह पाएंगे और जगह कम पड़ेगी कम और लोगों को दिक्कतें होंगी। मगर दिल्ली सरकार अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वो कोरोना की तरफ ध्यान दे रही है और पॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर भी हवा चलने से कहीं ना कहीं कम हुआ है। इसलिए दिल्ली सरकार सीधे सीधे कहे तो कोरोना वायरस की तरफ ध्यान दे रही है, ठंड की तरफ अभी नहीं दे रही है। मगर जो लोग ठंड के किनारे यानी कि सड़कों के किनारे पर तिरपाल डालकर या टेंट लगाकर जो रहते हैं उस खासी दिक्कतें उन लोगों को हो रही है। आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी दिक्कतें और ज्यादा आएंगी। मगर दिल्ली सरकार को सब जगह देखना होगा और जनता के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल यही सवाल है राजीव, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी जो बनती है, सिर्फ कोरोना से निपटना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो ताकि आसानी से रह सकें, उनको कोई परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। और उसको समझते हुए दिल्ली सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड टूटे हैं आज भी। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कि रैन बसेरों की तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी शायद इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कमी है यानी कि यही है कि दिल्ली सरकार बहुत लेट जागती है, यानी कि उनको जगाना पड़ता है या तक कोई हादसा हो जाता है उनको जब जगाना पड़ता है तब जाके वो उनकी नींद टूटती है। मगर अभी बात करें तो कोरोना की तरफ कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का ध्यान है, क्योंकि उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जगाया है। मगर बात करें जिससे कि ठंड का कहर पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अपने आप नहीं सोच रही, ना कि जो उनके विधायक है ना वो सोच रहे हैं, क्योंकि हर इलाके के अंदर कितने रैन बसेरे हैं, उनकी कितनी सुविधाएं हैं, कितने मरम्मत के लायक हैं या फिर कितने रिपेयरिंग के लायक है, ये सब उनके विधायकों को पता होता है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं लीपापोती करती नजर आ रही है और जनता जब तक जूझ नहीं लेगी या फिर किसी के कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाएगा जब तक सरकारों की नींद नहीं टूटती है। जी वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है, कब तक और जो है ठंड इसी तरीके से रहेगी और कब तक इसके और भी ज्यादा बढ़ने के आसार? देखिए मौसम विभाग की तरफ से बताया तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जानकारी दे दी गई है कि मौसम कहीं ना कहीं बदलेगा और ठंड का कहर बढ़ेगा। मगर बात करें जिस तरीके से ठंडी जो हवाएं आ रही हैं यानी कि पहाड़ी एरिया से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के मौसम को और ठंडा कर रही है, उसको लेकर ही जनता परेशान होती जा रही है। मगर मौसम विभाग की बात माने तो अभी आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके का मौसम रहेगा और ज्यादा ठंड भी बढ़ सकती है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार को जागना होगा और जागेगी जब जनता शोर मचाएगी। जी और वहीं अगर बात कोरोना की जाए, क्योंकि लगातार अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो कोरोना के मामलों में क्या कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जूझती जरूर नजर आ रही। बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की तरफ उम्मीद लगा के बैठी थी और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार की मदद करने के लिए। बेड के लिए कहते हैं अभी 250 बेड दिए गए हैं दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं अस्पतालों को। और बात करें जिस तरीके से निरंतर टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ाई जा रही है। तमाम कोशिशों के साथ साथ दिल्ली सरकार खुद भी जागे और जनता को भी जगाए, तभी इससे निपटारा किया जा सकता है। जी लेकिन क्या जनता जो लापरवाह नजर आ रही थी अब जागरूक नजर आ रही है, अब मास्क लगा करके लोग निकल रहे हैं? देखिए जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता 2000 रुपए का जुर्माने की वजह से ही जागरूक नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2000 रुपए का जुर्माना किया गया है मास्क ना लगाने पर, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए खतरा नजर आ रहा है। और जनता जिन लोगों के चालान कट चुके हैं या कहें जिन लोगों के जुर्माने हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सरकार की बात करें तो सरकार अभी भी मास्क को लेकर जरूर संजीदा हुई है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर संजीदा नहीं नजर आ रही, क्योंकि बाजारों के अंदर अभी भी भीड़ देखने को मिल रही है। और बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की तो सोशल डिस्टेंसिंग
जनता खुद ही पालन करे तो ही भरोसा किया जा सकता है। सरकार की तरफ से अभी कोई उम्मीद नहीं आ रही है कि सरकार कड़े कदम उठा रही है, मगर हाँ गाइडलाइन जरूर बनाई हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे जुर्माना भी रखा गया है 2,000 रुपए का, और यहाँ तक कि मास्क के लिए भी 2,000 रुपए का जुर्माना रखा गया है। मगर दिल्ली सरकार अभी निरंतर क्या कहते हैं धरातल पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है जो धरातल पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली वालों के सामने कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से पहले कोरोना महामारी का लगातार जो एक बड़ी परेशानी जो है कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ रही है, और उसके बाद अब वायु प्रदूषण और अब ठंड भी वहां पर प्रचंड जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।